Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Moa. Again, welcomes in class 7th. Today is your day 7 and 8, both combined day we have to discuss today, and this is your lecture number 7. So, in this lecture, we will discuss about whatever we learnt into the last lecture that we have to discuss first. That is the practice question number 4 and NCERT exercise 1.4 that is given into the page number 26. So I already put it the NCERT book, so you can also refer this exercise from that. Otherwise, I also given you to the already one PDF that is also be used for the more practicing for the whatever the you wants from the some points that is not understands clearly from the your supplementary book. So sometimes you require the more practicing on it, so you can use directly from this NCERT. And if you haven't these things, then you can also search in our group. So I already sent this particular NCERT book for these chapters. Okay, so let us move on to the practice question number 4 first, and we also discussed on it. So first of all, this is given into the practice question number 4 here. अब जिसको भी प्रॉब्लम था और अभी भी कोई 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 मुझे पूछ रहा है कि सर एक क्वेश्चंस का 4.1 और 4.2 अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो 4.1 में क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। तो ये चीज़ जो है ये अच्छी तरह से आपको सॉल्व करनी है। और दूसरी चीज़, here given the direct answer, so it doesn't mean that you have to work only give the answer. आपको सिर्फ आंसर ही देना होता नहीं है, बट यू कैन ऑल्सो गिव द प्रोसीजर। आपको प्रोसीजर भी बतानी होती है कि -8 को -4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है। ये प्रोसीजर यदि आप दिखाएंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आप जब भी इस सम को कैलकुलेट करोगे तभी आपको पता चलेगा। सो इन दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 योर सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 7 का 4.1, लुक एट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको ए और बी दिया और नीचे 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट करना है। मतलब आपको ये देखना है कि -8 डिवाइड बाय -4 इसका आंसर 2 आता है। मतलब ये -8 और ये -4 क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है? नो। पॉजिटिव नेगेटिव है? नो। नेगेटिव पॉजिटिव है? नो। नेगेटिव नेगेटिव है? यस, ये नेगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि -8 भी नेगेटिव है और -4 भी नेगेटिव है। तो आपको तो बताना है नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, obviously we get the positive, that's why we get the 2. And second one b, that is -4 divided by 8, so -4 divided by 8 को आप करो तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड वन। तो आपको ब्लू लाइन से इंडिकेट्स कर दिया है कि फर्स्ट वन है फोर्थ है एंड थर्ड बी है वो थर्ड उसका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमने ये तो नेगेटिव पॉजिटिव बता दिया। ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस SB7 के 4.2 में। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहे हैं सबको, क्योंकि एक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशंस आप अच्छी तरह से नहीं निकाल सकते। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्यूशन भी दूँ। सॉल्यूशन में ऐसा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 का 4.2 अभी मैंने ये 2-3 बार आपको बता दिया कि इसका आंसर कैसे होता है। गिव 2 एग्जाम्पल टू शो दैट द क्वेश्चन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। ऐसा यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी प्रोडक्ट होती है, जो दो नंबर्स नेगेटिव होता है उसका मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर पॉजिटिव मिलता है। -4 इंटू -2 कितना मिलता है? 8। द डिवीजन स्टेटमेंट्स विल बी, उसके डिवीजन स्टेटमेंट्स क्या हम लिखेंगे? -8 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय -2, so we got -4, and 8 divided by -4, then we got -2। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 -3 into -4 is equal to 12। द डिवीजन स्टेटमेंट विल बी, हम ऐसा कहते हैं एक आपका मल्टीप्लिकेशन का पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, उसके ऊपर से आपको डिवीजन का स्टेटमेंट बनाना है। मतलब हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आता है उसको
एक एक नंबर यानी जो भी मल्टीप्लाई किया है उसका एक नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। यानी 12 जो आंसर आया है 12 को पहले -3 से डिवाइड करेंगे और दूसरा 12 को -4 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर मिलता है वो हमारा हो गया स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ बताया गया है कि शो दैट द क्वेश्चन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। सेम थिंग फॉर द 4.3। अब 4.2 में और कोई माइंड चलाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बड़ा इजी चीज है, क्योंकि आपको सिर्फ जो भी जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है और कुछ उसके आंसर में हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग रूल्स। अब जब ये बताया गया है तब आपको ध्यान से देखना है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मिस्टेक यहाँ पे आती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि सिंपल सा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, बट आपको याद रखना है कि आपके अंदर पहले जो इंटरनल ब्रैकेट होते हैं वो ब्रैकेट को पहले छोड़ देना चाहिए। मतलब उसको रिमूव करो, बाद में उसको आपका बोर्ड मास रूल आपने सीख लिया है, ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। बॉड मास का मतलब ही ऐसा होता है ना। तो मतलब ऐसा हुआ कि पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है ना, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। और आप क्या कर लेते हो, -17 देखा, -17 + 4, तो उसको पहले आप प्लस कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे। पहला हमें क्या करना है, जो भी बॉडमास रूल हमें सजेस्ट किया है वही प्रोसीजर से हमें आगे बढ़ना है। तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो -17 ब्रैकेट में, तो पहले वो निकाल दो, 17 + 4 हो जाएगा। मैं 4.3 की फर्स्ट पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं। तो -17 + 4, अब ये हो गया, तो -17 + 4 डिवाइड बाई 2 ऐसा हुआ। अब -17 + 4 वहां पे एडिशन नहीं कर देना है, पर पहले आपका काम क्या है, डिवीजन का। तो पहले 4 डिवाइड बाई 2 करना है, मतलब आपका आंसर होता है 4 डिवाइड बाई 2 का 2 होता है, और इस साइड बचेगा आपका -17। समझ में आ गया? ऐसे आपको आगे बढ़ना है और ऐसे आपको सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि 2 आ गया तो 2, और आगे आपका जो 17 + 4 बचता है वो उसमें क्या आप करेंगे, वैसे ही -8 + 4 आपको दिख रहा है, तो 8 डिवाइड बाय -8 है, उसको पहले डिवाइड कर दो, तो -1 बचता है। -1 + 4 का एक्सप्लेनेशन 3 बचता है वहां पे। यहाँ पे 3 रह गया और यहाँ पे 2, यानी 2 को निकाल दो तो कितना होता है, 15 होता है। तो ये 3 और 15, यानी 15 को 3 से डिवाइड करो तो -5 ही रहेगा आंसर। तो ये जो प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर पूरी दिखानी है। समझ में आ गया ना? वैसे ये 4.3 का आंसर तो आपको पता है कि इसका -5 है और इसका 52 है, बट जब भी उसको एग्जाम में पूछा जाए उसका आंसर ऐसे ही नहीं लिख देना है -5 और 552। हाँ, आपको कंप्लीटली पता है, फिर भी वो प्रोसीजर तो लिखना है, कैसे आपको ये -5 आ रहे, कैसे 52 आ रहे, वैसे। ओके, इट्स वेरी इजी, सो यू कैन ट्राई आउट इट। नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 1.4, पेज नंबर 26 की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पेज की। तो एनसीईआरटी पेज की बुक आप आपके पास मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, उसमें से आप देख सकते हो। उसमें पेज नंबर 26 में आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों आपको लिखना है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और राइट 5 पेयर ऑफ द इंटीजर्स सच दैट a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज 6 - 2, बिकॉज 6 डिवाइड बाय -2 कितना होता है, -3 होता है। तो हमें ऐसी एक पेयर बनानी है कि ऐसी कितनी पेयर हम बना सकते हैं, -3, 1, 12 - 4, 9 - 3, ऐसे कुछ भी। तो ऐसे बनाने से क्या, आपका आंसर -3 आना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो इजी है, 369 को 1 से डिवाइड करो तो 369 ही आएगा। -75 को कौन से नंबर से डिवाइड करने से -1 रहेगा, तो 75 ही होगा। तो ये सब चीज आपको इजी लगती है, बट हार्ड वन पोर्शन क्या है कि आपको 5 पेयर लिखनी है। और वो पेयर कैसे बनानी है, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू -3 आना चाहिए।
उसमें से आपको एक पेयर दी गई है कि 6, ए की जगह 6 रखो और बी की जगह -2 रखो, तो 6 को -2 से डिवाइड करो तो -3 आंसर आता है। वैसे ही और 5 पेयर आपको बनानी, तो एक पेयर बनती है -3, ए की जगह पे रखो और 1 बी की जगह पे, तो भी -3 आंसर आता है। ए की जगह पे 12 रखो और बी की जगह पे -4 रखो तो 4 3 जार यानी -3 आया। 9 और -3 रखो तो 3 3 जार यानी -3 आया। 18 और -6 रखो देन 6 3 जार यानी ऑब्वियसली -3 आया। 15 -5 देन ऑल्सो -3 इज देयर। तो ये सब चीज ऐसी है कि आप ए और बी की जगह पे ऐसी कौन सी 5 पेयर रख सकते हो जिसका आंसर -3 आए। तो आज के होमवर्क में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों लिखना है। समझ में आ गया? एक्सरसाइज 1.4 के 3 एंड 4 बोथ। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। So this is a particular word problem on division of the integers. I explain here some of the examples, and from these points you have to write in your homework also. So be careful about that. If some of the times it will ask the word problems on division of integer, then how can we use? So first of all you have to remember these 4 points. Understand the problem, identify the operation, write the statement, solve the problem. So all these 4 points is very important for any word problem. So you have to using these 4 things. पहले तो आपको प्रॉब्लम को समझना चाहिए, फिर उसको ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना चाहिए, मतलब कौन सा ऑपरेशन, एरिथमेटिक ऑपरेशन हम यूज करेंगे वो, फिर बाद में उसके ऊपर से स्टेटमेंट लिखेंगे, बाद में उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 4 चीज अच्छी तरह से याद रखना है। आप अपनी बुक में भी ये सब लिख सकते हो। देन वी कैन यूज हियर one examples here that, and here given the all these things. On the 1st March Rahul had a bank balance of -500 rupees. Over the next 3 months his bank account activity was as follow. This is a monthly income of 3000 was credited to his account. 3600 was debited from his account as total rent for next 3 months. इसमें 2 क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, ये सभी चीज को आप मेंशन करेंगे। हाउ मच वाज हिज इक्विवेलेंट मंथली रेंट एंड व्हाट इज द राहुल्स बैलेंस एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। अब यहाँ पर आप देखो तो उसकी अभी बैलेंस है वो -500 रुपीज है और नेक्स्ट 3 मंथ्स उसको ये कंसीडर करना है। और इस बैंक अकाउंट एक्टिविटीज जो भी है उसमें 2 चीज हमें बताई गई है। मंथली इनकम 3000 है जो हर मंथ के एंड में उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है, मतलब डिपॉजिट होती है, और 3600 वाज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट एज टोटल रेंट फॉर 3 मंथ्स का उसका रेंट है वो उसमें से डेबिट होता है। मतलब डेबिट वो हमारा माइनस होगा, क्रेडिट मतलब हमारा इनकम होगा। ये सब चीज से आप फेमिलियर हो जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू एडेड हियर। लेट अस अंडरस्टैंड सम कीवर्ड्स। कौन से कीवर्ड्स है? मैंने अभी बोला आपको कि कोई भी अमाउंट है उसकी इनकम का मतलब होता है वो मनी आपको मिल रहा है, और एक्सपेंस का मतलब होता है वो हमारे लिए पेमेंट होता है, मतलब लॉस होता है। हम अपनी तरफ से पैसे देते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द एक्सपेंस। वॉट एवर वी गेन दैट इज अवर इनकम, ये हमें पता है। नेक्स्ट थिंग, 2 चीज और भी है, क्रेडिटेड एंड डेबिटेड। क्रेडिट का मतलब बैंक में क्रेडिट हुआ, पैसे जमा हुआ, डिपॉजिट हुआ। डेबिट का मतलब बैंक अकाउंट में से गया। सो अमाउंट ऑफ मनी दैट यू लॉस फ्रॉम योर बैंक अकाउंट दैट इज कॉल्ड डेबिट। सो डेबिट लॉस है, क्रेडिट इनकम है। इतने वर्ड्स इस पर्टिकुलर पोस्ट में आप ऐड करेंगे। देन आफ्टर एक और भी वर्ड यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है, वो है इक्विवेलेंट मंथली रेंट। मतलब जो भी मंथ का इक्वल आप निकालेंगे, मतलब आपको पूरे 3 महीने का एक साथ दिया है तो 1 मंथ का हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा दिया ही है
कि 3600 है तो 3600 3 मंथ्स का है, तो 3600 को 3 से डिवाइड करो तो 1200 रुपीज 1 मंथ का आ जाता है, दैट इज ए इक्वल पार्ट। तो ये चीज सब समझनी है और उसी तरह से आपको ये सम आज होमवर्क में करना है। समझ में आ रहा कैसे? यहाँ पे पूरा कैलकुलेट किया है, आप देखो यहाँ से गिवन और आस्क्ड से स्टार्ट करना है। यहाँ से मतलब हाउ मच वाज हिज इक्विवेलेंट मंथली रेंट, वहां से आपका स्टार्ट होता है। पहला पोर्शन आपका 4 जो पॉइंट है वर्ड प्रॉब्लम में याद रखने का है, उसमें अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड में गिवन एंड आस्क्ड। क्या गिवन है? 3600 रुपीज 3 मंथ्स का रेंट, वो क्वेश्चन में दिया गया है। और दूसरी चीज मंथली रेंट हमें फाइंड करना है। दो चीज हमारे पास आ गई। दूसरी चीज व्हाट इज द ऑपरेशन, मतलब अंडरस्टैंड के बाद आइडेंटिफाई के ऊपर आते हैं। आइडेंटिफाई में हमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे? तो ऑपरेशंस में हम डिवीजन यूज करेंगे। डिवीजन में हमें 3600 डिवाइड बाई 3 करेंगे, ये हमारा ऑपरेशन होगा और ये डिवीजन होगा। डिवीजन के बाद हमें स्टेटमेंट मैथमेटिकली लिखना है। जो जो पेज में आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी प्रोसीजर आपको इसी क्वेश्चंस में लिखते जाना है। मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो गया, 3600 डिवाइड बाय 3, दैट इज द राइट। एंड देन आफ्टर वी सॉल्व द प्रॉब्लम, 3600 divided by 3, that's why we got 1200 and the money rent amount is 1200। तो ये जो पूरी प्रोसीजर हुई वो फर्स्ट पार्ट की हुई। अभी और एक क्वेश्चन है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब पूरा जो यहाँ पे आपको एक एक स्क्रीन पे दिख रहा है वो सभी चीज आपको आज होमवर्क में लिखनी है। समझ में आ गया ना? ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम आज आपको होमवर्क में लिखना है। सभी कुछ वीडियोस में दिखता है, अंडरस्टैंड, फिर आइडेंटिफाई, फिर राइट एंड फिर सॉल्व, पूरी प्रोसीजर यहाँ पे गिवन है। सो दैट इज ऑल्सो बी डिस्प्लेड हियर। फिर बाद में व्हाट इज द राहुल बैलेंस एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, तो फर्स्ट मार्च इनिशियल अकाउंट उसका क्या था, आपको ऊपर क्वेश्चंस दिया ही गया है, आप क्वेश्चंस में भी देख सकते हो, वो -500 था। मंथली इनकम क्रेडिटेड कितनी थी? 3000 थी। रेंट फॉर द 3 मंथ्स कितना अभी मिला? वो 3600 जो गिवन है, ये हमारा पेमेंट है, मतलब ये राहुल का पेमेंट है। सो राहुल्स बैंक अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, हमें यहाँ पे ये पूछा गया है। क्या करेंगे अब? दो ऑपरेशंस यहाँ पे यूज हो सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन दोनों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, 3 मंथ्स का है और जितने भी पैसे हमारे पास है, सैलरी कितनी है, 3000 है, तो 3000 इंटू 3 यानी कितना होगा, 9000 होगा। तो ये भी प्रोसीजर हम कर सकते हैं। और एडिशन क्या करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट बैलेंस है उसमें वो 3 मंथ्स का हम ऐड करेंगे। सो -500, ये पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा ये आप देख सकते हो। सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट -500 प्लस 3 इंटू 3000 प्लस -3600, ये पूरी प्रोसीजर करने के बाद, क्योंकि अमाउंट क्रेडिट होता है वो एडिशन होगा, डेबिट होता है वो माइनस होगा, वो पहले ही हमने यहाँ इस एग्जाम्पल में बता दिया। देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। -500 प्लस 9000 -3600, 8500 minus 3600, so we got finally 4900 rupees, that is the Rahul's bank balance at the end of 3 months। तो ये पूरा यहाँ तक का पूरा प्रोसीजर आपको आज होमवर्क में लिखना है। समझ में आ गया? मतलब जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे वही होमवर्क मुझे भेज सकते हैं। समझ में आ गया? ये पूरा ये सम है, पूरा सम मुझे सॉल्व करके आप अपनी मेथड से भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू एटलीस्ट ऐड ऑल 4 कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाई, राइट एंड सॉल्व। ओके, तो ये जो पूरी 4 कैटेगरी अभी आपको दिखाए, वही चीज से आपको हैंडल करना है। So I hope so that you all are worried about these things and you have to solve out this word problem। Okay, so without failing you have to send this homework। this पूरा एक ही आपको होमवर्क दिया है और वो होमवर्क दिया है सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम, वॉट एवर आई डिस्कस्ड इन टू द वीडियो। अभी जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया वो
आपको सप्लीमेंट्री बुक में भी आप देख सकते हो, यदि वहां से आपको ये डायरेक्टली मिलता है देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस, बट टुडे you have to send this particular. Okay, so thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you, thank you, thank you very much.